हाँ अरे उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बोलो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडिट कर देती हूँ वो पार्ट। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के बारे में हमको पता है क्या है हाइपोथेसिस। इट इज़ अ काइंड ऑफ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। जब हम बनाते हैं कि हाँ ये टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा कॉफ़ी का इम्पैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे, अटेंशन पे, है ना, जो भी है, इस तरीके से हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ओके तो क्या होता है कि आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, रिसर्चर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल मैंने नल हाइपोथेसिस, नल तो बाय डिफॉल्ट रहता है, अल्टरनेट जो भी मैंने हाइपोथेसिस दिया या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी तो क्या होगा कि नल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मेरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा नल एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके विद एग्जांपल्स अभी ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। हाइपोथेसिस बनते कहाँ से हैं, सोर्सेस क्या हैं हाइपोथेसिस के। एक तो कल्चर से हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करते हैं। कल्चर इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज अ कलेक्शन ऑफ वेज बिहेविंग एंड अडॉप्टिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम इंडियन कल्चर में रहते हैं तो हमारी सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। उन्हीं नॉर्म्स और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर उसी अकॉर्डिंग होता है, राइट। अभी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट है, राइट। तो वहाँ के अकॉर्डिंगली हमको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। So while formulating a hypothesis for an issue, culture should be examined, ठीक है ना। जैसे कि एक अगर शायद आप लोगों ने मेरे से पढ़ा हो तो एक मैंने स्टडी बताई थी एक, मैं ये बता रही थी, एरर्स की बात हो रही थी, टाइप 1 या टाइप 2 एरर में बता रही थी। तो उसमें क्या था कि जैसे कि एक कोई रिसर्चर था, उसने रिसर्च की कि जो जापान में जो लोग एकदम ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आफ्टर देयर रिटायरमेंट अगर वो एंगेज्ड हैं किसी एक्टिविटी में, तो दे आर वेरी साइकोलॉजिकल वेलबींग उनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बट सेम इशू यहाँ पे एक रिसर्चर था, उसने यहाँ पे स्टडी करी उस टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे, बट वो अलग चीज़ थी, वो एरर्स में एक्सप्लेन कर रही थी। बट मैं बता रही हूँ आप लोगों की कल्चर कैसे रोल प्ले करता है अब यहाँ के, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए इंडिया में जो भी जो भी मतलब नॉट एवरी वन, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो किसी ना किसी, उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाती है, ये तो कॉमन है काफ़ी। तो अगर वो फिर भी उस एज में फिर अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं अच्छा हो सकता। तो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हमको कल्चर एक बार ज़रूर एग्जामिन कर लेना चाहिए कि क्या उस टाइम पे कल्चर आपका कैसा है, क्या चल रहा है उस ज़माने में, उस एरिया में, उस जिस भी एरिया में यू आर रिसर्चिंग, ठीक है ना। तो ट्रेडिशंस क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार हमको देख लेनी चाहिए, ठीक। तो ये सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस के। यस। हम्म एग्जैक्टली, दैट इज हाइपोथेसिस। बाद में आपको उसको प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ जो मैंने हाइपोथेसिस दिया है इट इज राइट, ठीक है ना। तो वो होता है, तो इट्स वेरी ट्रू। देन कल्चर से हमको हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करते हैं, ये सोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। देन खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कुछ वेरिएबल्स चूज कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स दिखाए थे कि मैं इन फ्यूचर प्लान कर रही हूँ कि इन टॉपिक्स पे मैं रिसर्च करूँ, ठीक है ना। तो वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं इन्वायरमेंट में देख रही हूँ क्या हो रहा है। देन अगेन सिमिलर चीज़ है थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, है ना। हमारी थिंकिंग इमेजिनेशन के हमारे पर्सनल आइडियाज़ हैं, ठीक है, कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को हमको अवेयर करना है या जो भी है। तो थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। एंड देन साइंटिफिक थ्योरी,
ऑल द डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम कैन बी क्लैरिफाइड बाय अ थ्योरी। मतलब ये हम चीज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ना थ्योरी से हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, किसी की कोई थ्योरी है, अब हम देख रहे हैं कि हाँ अब हम इसको कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन में कुछ गैप है या कुछ है, तो हम वहाँ से हाइपोथेसिस ले रहे हैं। ओके, देन प्रीवियस रिसर्चेस जो भी हुई हैं, अगेन ये भी लिटरेचर रिव्यू हो गया है, अब हमको उसमें कुछ नया ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि अगेन देख लेते हैं कि आपका जो सिगमंड फ्रॉइड है, तो उन्होंने जो अपना जो भी उन्होंने बताया है हमको, जो भी थ्योरीज दी हैं, ठीक है ना, तो उस पे हमें कुछ ऐड ऑन करना है या हमें कुछ दिखाना है कि हाँ ये इन्होंने जो बात कही थी इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो ऐसे इस तरीके से हम रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से भी ला सकते हैं। एंड देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ से हम अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं और वहीं से फिर हाइपोथेसिस भी बन जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या थे, ये आपके हैं यस। हाँ, अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम उस टाइप का है तो हाँ, मतलब अगर आपको उसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो वो डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ हाँ ऐसा भी होता है, जो हम जो भी नई नई थ्योरीज बनती हैं, जो भी क्रिटिक्स होते हैं, देखा है ना हमने, तो वो कहाँ से ऐसे ही बनते हैं जब वो नई थ्योरी लाते हैं और उस दूसरी जो ऑलरेडी जो प्रीवियस रिसर्च है उसको डिस्प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये आपने बोला था इट इज़ नॉट करेक्ट, अब जो मैं बोल रहा हूँ इट इज़ करेक्ट। ठीक है ना, ऐसा होता है, हर जगह होता है। So these are the sources of hypothesis. Okay. Then types of hypothesis. Many times we have studied this. क्या था, नल है, ऑल्टरनेट है। अब इसमें थोड़ा सा और उन्होंने इलाबोरेट कर दिया, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एसोसिएटिव और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो नल क्या कहता है, नल ये कहता है कि किसी भी जो भी वेरिएबल्स हम चूज कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, जैसे कि वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। जैसे कि इन्होंने बोला नल हाइपोथेसिस में कि स्किज़ोफ्रेनिक्स, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिक्स एंड नॉर्मल्स डू नॉट डिफर विद रिस्पेक्ट टू डिजिट स्पैन मेमोरी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्किज़ोफ्रेनिक्स और नॉर्मल लोग हो गए, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिजिट स्पैन। इनका कहने का मतलब क्या है कि डिजिट स्पैन मेमोरी टेस्ट एक होता है, उसमें डिजिट्स दिखाए जाते हैं और देखते हैं कि कितना आपको याद रहे, कितने डिजिट्स आपको विद इन ऐसे 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में कितने डिजिट्स याद रहे। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों का कोई इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जितने स्किज़ोफ्रेनिक्स को याद रहते हैं उतना ही स्कोर नॉर्मल का भी आता है। ठीक है, ये एक नल हाइपोथेसिस हो गया। देन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हाइट। इंटेलिजेंस का हाइट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। यस। उसमें भी एक शायद होगा, उसमें आप लोगों को पता नहीं। हाँ, नंबर शो करे जाते हैं। हम्म हम्म इट इज लाइक दैट। आप लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट दिखाया था उन लोगों ने, अगर आप लोगों ने काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करी है। अच्छा, अच्छा भाटिया बैटरी दिखाया। ओके, एक छोटा सा एक एक मशीन टाइप की रहती है, उसको ऐसे प्रेस करते जाते हैं और ऐसे नंबर्स या नॉनसेंस सिलेबल ये सब आता रहता है उसमें। तो फिर वो कुछ टाइमिंग्स रहती हैं, ट्रायल एरर, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि कितने सेकंड्स में कितना सबको याद रहा, कितने आपने वर्ड्स रिमेंबर किए। फिर उसके अकॉर्डिंगली पूरा वो तो रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब टेस्ट के जो भी रूल्स हैं, जो कुछ भी है, वो सब गिवन रहता है, तो उस पे फिर हम उसके हिसाब से स्कोरिंग करते हैं, फिर हम रिजल्ट मतलब इंटरप्रेट करते हैं कि किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो वो सब रहता है। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, कह सकते हैं।
बात यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की हो रही है, हम थोड़ा अलग चले गए बाय द वे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द एबिलिटी ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। तो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट नल हाइपोथेसिस। ओके, यस। हाँ, कुछ रिलेशनशिप नहीं है। नल का मतलब ही यही होता है, ज़ीरो। वो कहते हैं ना नल बटा सन्नाटा। तो इट इज़ लाइक ज़ीरो, ज़ीरो रिलेशनशिप। ओके, सो देन इसका ऑपोजिट है ऑल्टरनेट, जो कि कहता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि इस वेरिएबल का इम्पैक्ट इस वेरिएबल पे है। ओके, तो अब इसमें क्या है एग्जाम्पल्स, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हाइट। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है। And we can say adrenaline hormone has effect on the ability, has some effect on stress। ठीक है, कुछ भी हम ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं, मतलब जिसमें हम शो कर रहे हैं कि हाँ इस चीज़ का रिलेशनशिप है विद द अदर वेरिएबल। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से पूरा बताया हुआ है। तो अब पूरा इन्होंने मतलब ये बताया है कि कैसे ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेसर देन भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली में मीन स्कोर्स हम निकालते हैं जब हम हायर वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर वैल्यू। तो जब हम मीन स्कोर्स निकालेंगे इस चीज़ का उस चीज़ का, फिर इम्पैक्ट देखेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ हमारा जो है मीन जो है वो अलग अलग है। और क्या है फिर उस पर, मतलब सच में जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हाँ इस चीज़ का इम्पैक्ट इस चीज़ पे है, तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरा प्रोसेस रहता है रिसर्च करने का। पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाएंगे कि हाँ इससे कम एरर अगर आया तो फिर तो ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर इससे ज़्यादा एरर आ रहा है तो आपको अल्टीमेटली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। वो अभी मैं बताऊंगी सब, जो टेस्ट जैसे हम करते हैं। देन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में डायरेक्शन हम दे देते हैं। ठीक है ना, दो typically these are taken from theory, they can mean that a specific result is intellectually dedicated by a researcher. They specify the expected direction of the relationship between variables, that is not only the presence of a relationship but also its nature is predicted by a researcher। जैसे कि females have higher emotional intelligence। तो मैंने एक तो मेरा अगर नॉर्मल अगर मैं दूं तो वो नॉन डायरेक्शनल में क्या हो जाएगा कि जेंडर जेंडर का इम्पैक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, पर अगर मुझे, ये तो हो गया नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे मैंने किसी भी जेंडर को डायरेक्शन नहीं दिया है, जस्ट सेड जेंडर। बट अगर मैं बोलूँगी फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैंने एक डायरेक्शन दे दिया, तो वो हो जाएगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, एसोसिएटिव में क्या होता है कि एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। ठीक है, बट कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है कि किस वजह से हो रहा है, वो सब नहीं होगा। बस मतलब इन दोनों का एसोसिएशन है। ठीक है, एक की वजह से दूसरे में चेंजेस आएंगे। तो ये सब सिमिलर ही है, बस उन्होंने मैंने बोला ना कि इलाबोरेट कर दिया है बस थोड़ा सा। देन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या कहता है, मोर देन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे रिलेशनशिप देखा जा रहा है बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। ओके, अभी तक मैं एक वेरिएबल ले रहे थे, तो दो वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। लेट मी सी, अभी मुझे एकदम से ना एग्जाम्पल्स नहीं याद आते हैं। यस,
ओके, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आवाज रिपीट हो रही है मेरी, हो रहा है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपने बोला, हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग का और जो अदर ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट किस पे हो सकता है, कैंसर पे हो सकता है, स्ट्रेस पे हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्मोकिंग और ड्रग्स, ठीक है। और डिपेंडेंट भी बहुत सारे हैं हमारे पास, कैंसर भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आता है जहाँ पे रिलेशनशिप मोर देन टू वेरिएबल्स का देखा जाता है। ओके, हाँ, तो जो आपने एग्जांपल दिया वो भी ठीक है। ओके, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आई होप इट इज क्लियर, आप लोगों को समझ आया होगा। सिंपल सा, जिस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स, आप लोग उतना भी लिख दोगे, दैट्स इट, दैट्स इनफ। आराम से आप लोगों का आंसर बन जाएगा इसका। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको भी नहीं पढ़ना है, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके, मैं बाद में कभी पढ़ा दूंगी। अभी हाइपोथेसिस की बात हो रही है, तो हाइपोथेसिस की ही बात करते हैं। नाउ लेट्स सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ऐसा कुछ जो आप लोगों को नहीं समझ आया हो, इज देयर एनीथिंग? ओके, फाइन। What about others? What about new students? Huda, Himanshi? Yes. हम्म। हम्म। हाँ, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन होगा ना फिर। अगर तो पॉजिटिव है, तो अगर जैसे मैं पॉजिटिव में एग्जांपल दूं कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो हमारी हेल्थ भी उतनी अच्छी होती जाएगी, है ना। तो और नेगेटिव में देख लेंगे, जितनी जितनी हम कम एक्सरसाइज करेंगे उतनी हमारी हेल्थ जो है वो कम होती जाएगी। और भी वो तो कोरिलेशन के हिसाब से होगा, एसोसिएशन के हिसाब से होगा, राइट। यस, बट ये, हाँ। हम्म। हाँ, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या वेरिएबल्स हमने चूज किए हैं। यस। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का दिया तो था मैंने। देखो, नॉन डायरेक्शनल में देखो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मुझे ये मतलब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मुझे ये पता लगाना है कि जेंडर का जेंडर का इम्पैक्ट होता है क्या इंटेलिजेंस पे, मतलब फीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं या मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये मुझे पता लगाना है, तो मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया, हाइपोथेसिस दिया कि जेंडर का इम्पैक्ट है किस पे, इंटेलिजेंस पे, ठीक है ना। तो ये तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, मैंने इसमें कुछ इसे डायरेक्शन ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ सिंपली बोला जेंडर, ठीक है ना। बट अगर डायरेक्शनल में दे रही हूँ, तो डायरेक्शनल में मैं बोलूँगी कि फीमेल्स जो हैं, दे आर वेरी हाई ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है, दे हैव हायर आईक्यू, ठीक है, या मेल्स हैव हायर आईक्यू, तो मैंने फीमेल्स की तरफ पूरी लाइन खींच दिया, फीमेल्स को ही मैं स्टडी करूंगी, ठीक है, उन्हीं के मतलब फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, उसी में फिर मैं एरर निकालूंगी कि इसमें इतना एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन दे दिया जाता है। हम्म। हम्म।
हम्म एग्जैक्टली टू मेक इट इजी ठीक है हम्म देन अब हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट कर लिया, हमने देख लिया क्या क्या सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस के। ठीक है, अब हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया जाए, मैंने या तो नल हाइपोथेसिस दिया या तो मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया ना। हाउ डू आई टेस्ट इट कि मैंने जो हाइपोथेसिस दिया है, जो प्रपोज किया है, जो हाइपोथेसिस इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है ना, तो वो मुझे पता लगाना है। So one of the significant aspects of research is hypothesis testing, and it is the very important role. It has a very important role. It plays a very major part. ठीक है ना, hypothesis testing ही बहुत important होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, hypothesis pertains to certain phenomenon and it is based on a theory. Data is then collected by a researcher in order to validate the hypothesis, right? हमने hypothesis propose किया based on a theory, फिर हम उसके accordingly data collect करेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स we got. Then hypothesis testing is also referred to a process involving statistical decision making with regard to population value, that is based on sample value कि population कौन सा लेना है, मतलब क्या population है, फिर उसमें से कितना sample हमको लेना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, while drawing inference one needs to ensure that hypothesis is not incorrectly accepted or rejected, मतलब error नहीं होना चाहिए, कोई भी chance factor या किसी भी confounding factor की वजह से error नहीं आना चाहिए। एरर आ रहा है मतलब ऐसा, ये हमको माइंड में रखना चाहिए कि हम भी जो रिजल्ट लेके जो हम आ रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम चांस फैक्टर, ये ट्रूली ट्रू रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। ओके कि हाँ सच में किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, देन this is the usual question which should be answered while hypothesis. Do the facts support hypothesis or they happen to be contrary? है ना, ये भी एक important चीज हो जाती है। जो भी हमने facts जो भी collect किए हैं, जो भी है वो hypothesis को support कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, देन हम फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, जो भी हमने रिसर्च डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली जो पैरामेट्रिक है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, फिर हम वो डेवलप करते हैं। ओके, यूज़ करते हैं। तो वो उसके कुछ जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ अजम्पशंस हैं, अगर वो मेट हो रहे हैं तो हम फिर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। वो सब पर्पस के अकॉर्डिंग होता है, और ये हम 108 में पढ़ेंगे इसके बारे में। Okay, parametric or non-parametric test. Then the hypothesis may be tested through the use of one or more of such tests, depending upon the nature and object of the research inquiry. जो भी hypothesis दिया, मैंने यही hypothesis दे दिया कि gender का impact है IQ पे, तो IQ का कोई मैं test use करूँगी, right? एक test use करूँगी या तो दो test use करूँगी, मतलब जो भी जितना भी मेरी मर्जी है, ठीक है ना, मुझे क्योंकि अच्छा result चाहिए, तो मैं टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा मैं देखूंगी, हाँ फीमेल्स ज़्यादा आईक्यू लेके आ रही हैं, उनका आईक्यू का मीन ज़्यादा है या मेल्स का आईक्यू का मीन ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें। ओके, देन ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ। ओके, देन स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? सो सबसे पहला स्टेप तो यही है भाई कि हमको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करना है कि ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसका नल ये होगा। ओके, तो ये हो गया। देन सेकेंड स्टेप इज टू सिलेक्ट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है क्या, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.10, 0.05, 0.01। ये देखो, ये वैल्यूज हैं कुछ, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रहता है कि जैसे अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने उसमें पहले ही लिख दिया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने जो भी दिया उसमें मैंने पहले ही लिख दिया कि मेरा अगर जब भी रिजल्ट जो भी आएगा उसमें एरर के चांस सिर्फ इतने हैं, 0.01 का मतलब रहता है कि रिसर्चर जो है वो 99% श्योर है, 99% कॉन्फिडेंस है अपने रिसर्च के आंसर, मतलब जो भी रिसर्च उसने करी है उसके आंसर पे।
कि हाँ ये मेरा रिजल्ट आया, अपने रिजल्ट में 99% श्योर है। सिर्फ मैंने 0.01% का एरर का चांस छोड़ा है, ठीक है। पर अगर इस वैल्यू से, इस सिग्निफिकेंट वैल्यू से अगर ज़्यादा मेरा एरर आ रहा है, वो टेबल से मिलता है हमको, तो फिर मुझे अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया 99%। फिर लेते हैं हम 0.05। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर ने 0.05% का मतलब इतना लेवल दिया, इतना कॉन्फिडेंस इंटरवल रहता है ये, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे आएगा 95, कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो 95% श्योर है, और एरर का चांस कितना छोड़ा, 0.05 के। अगर इससे अगर इसके अंदर में आ रहा है तो ठीक है, बट अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो अगेन वही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा। देन 0.10 का मतलब है 90% श्योर है। हम जो सोशल साइंसेज में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते हैं वो ये है 0.05 हम ज्यादातर यूज करते हैं, ओके। तो ये बेसिक मैंने समझाया, एक बार देख लेते हैं थ्योरी क्या है, मतलब इसमें क्या लिखा है बुक में। So this level of significance could be 0.05 level or 0.01 level. The term significance in the context of statistic implies probably true. मतलब probably true जो मेरा result है वो इससा इतना ऐसा है, probably true है, और ये free है from chance factors. Okay, कोई error नहीं हुआ है, okay. For example, if there is a significant difference in job satisfaction of government and private bank employees, then the researcher could be या तो 95%, उसका significance level of significance 0.05 था, कि मतलब ये जो P जो साइन होता है वो level of significance का रहता है कि P is lesser than 0.05, मतलब इससे ज़्यादा अगर वैल्यू आई एरर की तो फिर मेरी रिसर्च मतलब मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। This is because when carrying out research with human participants, 100% accuracy cannot be achieved. Thus, there could be 5% or 1% chance that the results are due to chance or confounding factors. अब ये थोड़ा सा और अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो देखो होता क्या है, ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या होता है कि जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि जो बच्चे हैं उनका, जैसे मान के चलो क्लास 7th के बच्चे हैं, क्लास 7th के बच्चे हैं, ठीक है। अब उनका आईक्यू जो है 90 to 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्लास 7th के बच्चों का, ठीक है। तो मतलब एवरेज पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे लाई करेगी बीच में, मतलब ये कर्व जो उठ रहा है जो बेल शेप्ड है, मतलब एवरेज पॉपुलेशन बिल्कुल बीच में लाई कर रही है कि हाँ सबका स्कोर 90 और 100 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, आईक्यू का स्कोर। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज भी रहती हैं, जैसे कुछ बच्चे एक्सट्रीमली स्मार्ट होंगे, है ना, बहुत जीनियस होंगे, उनका आईक्यू आ रहा 120 130, है ना, तो इनकी वजह से मीन गड़बड़ा जाता है, इनकी वजह से अलग हो जाता है। और बिल्कुल ही कुछ जो होंगे बिल्कुल उनका 70 पे आ रहा है ना, बिल्कुल ही वीक हैं जो बच्चे, इनकी वजह से स्कोर्स जो है, तो यहाँ पर ही हम सिलेक्ट करते हैं कि इतना ही सिर्फ एरर का चांस है, इससे ज्यादा अगर आया तो फिर मतलब गलत है, इतना ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें से जीनियस कितने होंगे, एक या दो, या और जो बिल्कुल जो बिल्कुल ही जिनका बिलो आईक्यू, मतलब जितना बिलो एवरेज अगर आईक्यू आ रहा है वो भी कितने ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3, राइट। तो बस उतना ही मेरा एरर का चांस है, उससे ज्यादा अगर आया तो मैं गलत, मतलब गलत डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा बहुत क्लियर हुई ये चीज? What about others? Cool. ओके, इसमें एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कि अभी जैसे मान के चलते हैं मैं देख रही हूँ स्मोकिंग का इम्पैक्ट कैंसर पे, कैंसर पेशेंट्स पे, या लंग पे, जो लंग कैंसर हो जाता है, तो मैं देख रही हूँ कि हाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेरी बीच में ही लाई कर रही है, हाँ मतलब हर जितने भी लोग स्मोक कर रहे हैं उनको लंग कैंसर हो ही रहा है।
बट अब कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे ऐसे, है ना, कि जिनको नहीं हो रहा होगा, 1-2% लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ये होता है, इस तरीके से हम एरर का थोड़ा बहुत चांस छोड़ते हैं, है ना, हर हर किसी को हर चीज नहीं होती। तो ये होता है एरर, यस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ हाँ, तब भी लग कैंसर हो जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो ये एरर्स, हाँ ये एरर्स हो जाते हैं रिसर्च में, है ना। तो इसका हम जरूर एक थोड़ा सा पार्ट एक छोड़ते हैं कि हाँ ये एरर हो ही सकता है। ओके, तो ये है आपका। यस एग्जैक्टली। नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो स्टेप 2 would be to select a level of significance. Okay, then step 3 में क्या है, step 3 में है based on the parameter specified in the null hypothesis the statistics is calculated. उसके बाद हम पूरा अपना statistical procedure जो भी है वो करेंगे। हमने level of significance कर लिया, अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर वो जो पूरा स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ होता है वो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। एंड देन स्टेप 4 में क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं। Exactly, and when we are rejecting the null hypothesis, then what does that mean, hypothesis correct। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा steps in hypothesis testing। I hope it is clear। Yes, 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 any doubt? Okay, so next is one-tailed and two-tailed hypothesis. So any hypothesis can also be one-tailed or two-tailed. We need to understand hypothesis whether it is for one-tailed, two-tailed. We can find the critical values in the standard tables. Standard normal ये Z table, ये Z distribution table होती है या T distribution table होती है, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में। सो इसमें बेसिकली सिंपली मैं समझाती हूँ है क्या, इट इज़ लाइक डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो वन टेल्ड में मतलब अगेन वही सेम चीज़ हो गई कि हमने एक ही डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। टू टेल्ड में हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। एग्जाम्पल देखो सीधे आप लोग, it is termed as one tail when certain direction is given to the hypothesis or the hypothesis is directional. For example, if a researcher is studying if gender difference exists with regard to emotional intelligence, तो one tailed hypothesis में क्या होगा कि females have higher emotional intelligence than males, ठीक है ना, तो एक डायरेक्शन दे दिया, तो ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाएगा। ओके, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी पूरा इसी तरफ आएगा। ओके, वन टेल्ड में, एक टेल में, मतलब ये जो ग्राफ है इसकी एक टेल में। ओके, देन अगर टू टेल्ड की बात मैं कर रही हूँ तो टू टेल्ड में क्या होगा कि सिर्फ मैंने ये वो स्टेटमेंट दिया जेंडर डिफरेंस विल एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू इमोशनल इंटेलिजेंस में, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया मेल्स में हाई है या फीमेल्स में हाई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये टू डायरेक्शनल है। ओके, तो यहाँ पे एरर के जो चांसेस रहेंगे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 0.05। ओके, तो वन टेल्ड अगर है तो पूरा एरर यहीं पे आएगा फीमेल्स की तरफ, ठीक है ना। और अगर टू टेल्ड है जेंडर, मैंने सिर्फ बोला जेंडर, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो 0.25 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, 0.25 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका लेवल 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात। 0.01 लिया तो कितना हो जाएगा, वन टेल्ड में तो पूरा इसी एंड पे आएगा, और टू टेल्ड में क्या होगा, 0.05 यहाँ आएगा और 0.05 इस तरफ आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट। ओके, जैसे जैसे हम लोग ये रियल में प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करेंगे ना, तो ये चीजें और अभी क्लियर हो जाएंगी, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सिर्फ। ओके, देन एरर्स क्या होते हैं, एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई थिंक हमको ये कल करना चाहिए, बिकॉज एरर्स को समझाने में टाइम लगता है। विद एग्जाम्पल्स मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, और देन हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी ऑलरेडी इट्स 10:07, तो हम कल 9 बजे ही स्टार्ट कर देंगे सेशन। 8:50 पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो फिर हम कंस्ट्रक्ट और थर्ड यूनिट भी, अगर पॉसिबल होगा तो थर्ड यूनिट भी हम लोग कल ही कंप्लीट कर लेंगे।